यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट का शीर्षक था 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेज। यानी कि 800 करोड़ जिंदगियां, अनंत संभावनाएं। यहां 800 करोड़ का आंकड़ा यह बताता है कि दुनिया की आबादी अब 800 करोड़ को पार कर चुकी है। यह रिपोर्ट भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत पहले स्थान पर है, जबकि 142.57 करोड़ आबादी के साथ चीन अब दूसरे स्थान पर है। यानी इन आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन से लगभग 29 लाख अधिक है। 1961 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की आबादी में गिरावट आई। वर्ष 2022 में यह गिरावट लगभग 8.5 लाख रही। रिपोर्ट में और क्या क्या है खास बातें, आइए डालते हैं एक नजर। सबसे पहली बात तो भारत अब दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यही चीज भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्व रखती है। रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो दरअसल द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अब दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। रिपोर्ट जारी करने वाला संस्थान है UNFPA, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। UNFPA इसका पूर्व नाम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जिसे यह भी कहा जाता है यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अभी जो रिपोर्ट जारी की गई उसका शीर्षक क्या है? 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेज। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी 800 करोड़ को पार कर चुकी है। आबादी के लिहाज से भारत पहले स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 142.86 करोड़ है। चीन दूसरे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 142.57 करोड़ है। यानी कि चीन की तुलना में भारत की जनसंख्या लगभग 29 लाख अधिक है। 2022 में चीन की जनसंख्या में कितनी कमी आई? 8.5 लाख। और इस हिसाब से 1961 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की जनसंख्या में कमी आई। इसके कारण क्या है, कमी क्यों आई? दो मुख्य कारण है। एक तो चीन की पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, हालांकि अब हटा दी गई है। 2015 में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इस पॉलिसी के प्रभाव अभी भी वहां की जनसंख्या पर दिख रहे हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है कोविड-19। चीन में कोविड के कारण काफी मौतें हुई और यही कारण रहा कि 2022 में वहां की आबादी में गिरावट आई। इससे क्या हुआ कि जो वर्ष 2025-26 का अनुमान था कि वर्ष 2025-26 में भारत दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा, वो दरअसल 2023 में ही बन गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि चीन और भारत की जनसंख्या के बीच में जो डिफरेंस था वो जल्दी कवर हो गया, क्योंकि चीन की जनसंख्या में गिरावट और भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। भारत में फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2। फर्टिलिटी रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR भी कहा जाता है, ये क्या होता है कि एक महिला द्वारा अपने संपूर्ण जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जब औसत निकाल लेंगे तो प्रति महिला जो औसत आएगा, यानी कि एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दिया गया, उसको कहा जाता है TFR, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जो भारत में 2 है। चीन में महिलाओं की औसत आयु कितनी है? 82 वर्ष और पुरुषों की 76 वर्ष, जबकि भारत में यह है 74 और 71, यानी भारत में महिलाओं की औसत आयु 74 वर्ष और पुरुषों की 71 वर्ष है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अलग अलग आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो यहाँ दी गई है। इसमें सबसे खास आंकड़ा जो है वह यह है कि 15 से 64 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो भारत की आबादी का लगभग 68% है। यही वो कारण है जो भारत के लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या जिस देश के पास लगभग 65 से 70% के बीच में हो, तो सीधी सी बात है वो आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। अन्य जो आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी रही, जैसे 0 से 14 आयु वर्ग के 25%, 10 से 19 आयु वर्ग के 18%, 10 से 24 आयु वर्ग के 26% और 65 से अधिक 7% आबादी भारत की है। यानी कि बुजुर्ग जनसंख्या भारत की काफी कम है, मात्र 7%, और युवा एवं कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कितनी? लगभग 68%। अब हम एक नजर डालते हैं UNFPA।
UNFPA अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। अब इसको यह भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसकी स्थापना हुई 1971 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वर्तमान इसके प्रमुख हैं नतालिया कनिम, जो कि लैटिन अमेरिकन एक महिला हैं, डॉक्टर है। UNFPA में जो UN है इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है। और ये कौन से मुद्दे देखती है, पॉपुलेशन से संबंधित, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित, ये सारे इश्यू देखता है कौन, UNFPA। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में कि भारत में इतनी अधिक जनसंख्या के कारण क्या है, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं। इसमें कई कारक हैं, जैसे कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, चिकित्सकीय कारक और अन्य कारक। शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं भौगोलिक कारक, यानी कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, ज्योग्राफिकल कॉजेज हैं। एक बार हम मैप देखते हैं ताकि ज्योग्राफी वाले कारक हमें समझ में आ सकें। अगर हम मैप देखें तो केवल भारत नहीं बल्कि जो भी भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या काफी अधिक है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 382, पाकिस्तान में देखें तो लगभग 300, नेपाल में देखें लगभग 203 और श्रीलंका में लगभग 341, चीन की बात करें तो 153 और बांग्लादेश की बात करें तो 1265। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जिसको जनसंख्या घनत्व भी कह रहे हैं, तो इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अधिक है। इससे हमें ये चीज समझ में आएगी कि भारत में हमेशा से ही जनसंख्या ज्यादा रही। तुलनात्मक रूप से अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या हमेशा से ही अधिक रही। ऐसा नहीं है कि ये पिछले कुछ वर्षों की ही समस्या है, लगातार ऐसा होता रहा है। अब देखते हैं ऐसा क्यों रहा। तो ज्योग्राफी में एक कारक है जो भारत की स्थिति है, जैसे कि यहाँ है हिमालय। हिमालय यहाँ होने से क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो भी सर्द बर्फीली हवाएं हैं वो हिमालय से रुक जाती हैं और भारत का मौसम हमेशा अच्छा बना रहता है। दूसरा कारण है यहाँ की नदियां, गंगा, जमुना, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी। भारत में इतनी सारी नदियां हैं। नदियां होने से क्या हुआ, मीठा पानी हमेशा उपलब्ध रहता है, यानी कि खेतीबाड़ी अच्छी होगी। खेतीबाड़ी अच्छी होगी तो खाद्यान्न उत्पादन होगा, यानी भोजन होगा, और भोजन होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात, भौगोलिक कारक से क्या हुआ, पहले तो मौसम, पहले तो भारत की स्थिति, फिर मौसम यहाँ सही रहता है हमेशा। इससे क्या हुआ, तीसरा कारण है यहाँ पानी बहुत है, नदियां बहुत अच्छी हैं, मीठा पानी है। मृदा यानी कि मिट्टी उपजाऊ है, तो पानी और मिट्टी और मौसम अगर सही है तो क्या होगा, कृषि अच्छी हो सकेगी, और कृषि अच्छी होगी तो क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन अच्छा होगा, और खाद्यान्न यानी कि भोजन जहां होगा तो वहां जनसंख्या भी होगी। इसलिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में, पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जहां ये सारे फैक्टर हैं वहां जनसंख्या हमेशा से ही अधिक रही है। फिर है ऐतिहासिक कारण। अगर हम इतिहास में जाएं तो जो मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से ही भारत की जनसंख्या अधिक थी, यानी कि जब से मानवीय बसावट शुरू हुई भारत में, अभी तक हम जितना जानते हैं उतनी ही बात कर पाते हैं। जानते हम कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता तक, कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहली जो मानवीय सभ्यताएं हैं उनमें से कुछ में से एक है सिंधु घाटी। तो सबसे पहले मानव ने यहाँ निवास करना शुरू किया, कहाँ, सिंधु नदी और उस के आसपास के क्षेत्र में। तो शुरुआती बसावट भारत में काफी है, तो इसलिए जनसंख्या भी धीरे धीरे उन लोगों की ग्रोथ करेगी ही। दूसरी बात, अगर हम देखें युद्ध, इतिहास जुड़ा हुआ है युद्धों से। तो भारत का अगर इतिहास देखें और बाकी दुनिया का इतिहास देखें, यानी कि यूरोप और एक तरफ भारत, युद्ध हालांकि मानवीय इतिहास में हमेशा से रहे हैं, लेकिन भारत और यूरोप के युद्धों में एक अंतर रहा। यूरोप के युद्धों में जहां नरसंहार काफी हुआ, लेकिन भारत के युद्धों में नरसंहार नहीं हुआ। अपवाद स्वरूप कुछ जरूर हैं, लेकिन जैसे कलिंग वगैरह या एक आध ऐसे कुछ अपवाद जरूर हैं जहां नरसंहार हुआ। लेकिन अगर सामान्यतः बात की जाए तो भारत के युद्धों में नरसंहार ना के बराबर मिलता है, कुछ एक दो अपवाद को छोड़कर। जबकि यूरोप में लगातार युद्ध होते रहे। अभी की भी बात की जाए, अगर आज की भी, तब भी रूस और यूक्रेन का युद्ध यूरोप में चल रहा है। भारत में अभी ऐसा कोई युद्ध नहीं चल रहा है, और इस युद्ध में भी आम जनता खूब मारी जा रही है।
तो ये एक कारण रहा, यूरोप में जनसंख्या कम होती गई, भारत में तुलनात्मक रूप से ऐसी स्थिति नहीं रही। यहाँ युद्ध होते ज्यादातर तो सेना, सेनापति, राजा, केवल ये चेंज होते रहते थे। कई बार मध्यकाल की स्थिति को बताने के लिए रामचरितमानस को हम कोट करते हैं, उसमें एक चौपाई है कि कौंद्रप होए हमें का हानि, चेरी छाणब हों की रानी, यानी कि जो मंत्रा बोल रही होती है कैकेयी को कि मैं तो दासी रहूंगी चाहे राजा भरत बने या राम बने। तो यहाँ जनता की स्थिति ऐसी ही थी कि चाहे मुगल आए चाहे मराठा आए, जनता का तो वही रहना है हाल। तो वही चीज पॉजिटिव सेंस में भी थी, अगर नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव में भी थी। पॉजिटिव में कैसे कि राजा जरूर चेंज होता था लेकिन नरसंहार नहीं होता था। नेगेटिव सेंस में कैसे थी कि राजा चाहे कोई भी आ जाए, जनता का शोषण हमेशा होता ही रहता था। तो ये एक पॉइंट है जिसमें यहाँ नरसंहार नहीं हुआ। नरसंहार ना होने की वजह से क्या हुआ, जनसंख्या स्थिर रही, घटी नहीं। अब 2 पॉइंट हुए। तीसरी बात, महामारी। ऐतिहासिक कारणों की हम बात कर रहे हैं तो भारत और उसके क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी महामारी नहीं आई कभी जो बड़े लेवल पर जनसंख्या को नष्ट कर दे, जबकि यूरोप में था ऐसा कई बार। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है इसमें एक बीमारी जिसको कहते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इसका कॉमन नाम है, असल में इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ये 14वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि मध्य 14वीं शताब्दी में लगभग, ये 1346 से 1353 तक एक महामारी यूरोप में फैली और यूरोप की बहुत सारी जनसंख्या इसमें नष्ट हुई। किस बीमारी में? ब्लैक डेथ। इस तरह की महामारियां भारत में नहीं आई। अभी आपने उदाहरण भी देखा होगा जो खासतौर पर किसका, कोरोना वाला। तो पूरी दुनिया में जहां जितनी हाहाकार मची, तुलनात्मक रूप से भारत सुरक्षित रहा। जनसंख्या नष्ट जरूर हुई लेकिन इतनी दुनिया की जैसी हुई थी, चीन में जैसा था, अमेरिका में जैसा हाल था, यूरोप में जैसा हाल था, भारत में ऐसा हाल नहीं था। तो ये सारे रहे ऐतिहासिक कारण कि जिनमें भारत की जनसंख्या सुरक्षित रही। सामाजिक कारण की अगर बात करें, सामाजिक कारण क्या ही हैं, जैसे कि सामाजिक कारण में क्या, सबसे पहले तो लैंगिक असमानता। यानी कि अगर मेल है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी, फीमेल है तो उसको प्रायोरिटी कम। इससे क्या होता है कि पुत्र की चाह समाज में बढ़ने लगती है और बेटी की चाह में लगातार बेटियां होती रहती है। एक कारण ये रहा, कौन सा, लैंगिक असमानता। किसमें? सामाजिक कारकों में। दूसरा रहा जैसे कि कम उम्र में जो होती थी शादी, कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह तो सीधी सी बात है जनसंख्या भी बढ़ेगी। कई सामाजिक मान्यताओं के कारण भी, किसी को बेटा ही चाहिए, किसी को कम आयु में ही विवाह करना है। ये कई बार कुछ धार्मिक कारण भी है। कोई मानता है कि भाई जो जन्म और मृत्यु है ईश्वर के हाथ में है, तो कई बार लोग इस बात को भी नहीं मानते कि भाई कि जो भी गर्भ निरोधक उपाय हैं हमको वो अपनाने चाहिए, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं इस चीज से आहत होती हैं कि धर्म के अनुसार जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है, तो ना हम जीवन को रोक सकते हैं ना मृत्यु को रोक सकते हैं। ऐसे कई सामाजिक और धार्मिक कारण हैं जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण रहे। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो चिकित्सकीय कारक बहुत ज्यादा इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हाल ही के दिनों में क्या हुआ है, मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर में गिरावट। अब आप देखते हैं अगर, तो औसत आयु जो है व्यक्ति की वो बढ़ी है। हमने आज शुरू में भी देखा था कि चीन में महिलाओं की औसत आयु 82 और भारत में महिलाओं की औसत आयु 74, पुरुषों की भारत में औसत आयु 71। तो भारत में औसत आयु लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? यही चिकित्सकीय कारक है। आजकल मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। पहले जैसे कि जन्म के समय भी यानी कि शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, अब उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। पहले किसी घर में अगर 5, 7 या 8 बच्चे होते थे तो उनमें से 3 या 4 या 2 या कई बार एक, कोई ना कोई तो सरवाइव नहीं कर पाता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब चिकित्सकीय सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि किसी घर में अगर एक ही चाइल्ड है तो वो भी अच्छे से सरवाइव कर पाता है, जिनसे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अन्य बहुत सारे कारक हैं जैसे कि माइग्रेशन वगैरह। कोई एक खास जनसंख्या किसी एक क्षेत्र से पलायन करके दूसरे क्षेत्र में चली जाए, चाहे युद्ध के कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, जैसे कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो गांवों से जनसंख्या शहरों की ओर जाती है, एक देश से दूसरे देश की तरफ जाती है। आप देखते होंगे कई बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में हैं। कारण यही है कि जहां उनको रोजगार के साधन मिलते हैं उस वजह से भी जनसंख्या का माइग्रेशन होता है। जैसे कि
इराक सीरिया वगैरह में अगर युद्ध चल रहा है तो बहुत सारी जनसंख्या यूरोप की तरफ शिफ्ट हुई है। जैसे अभी एक सबसे बढ़िया उदाहरण था रोहिंग्या वाला, वहां कुछ ऐसा होने लगा तो वहां के लोग दूसरे देशों में शिफ्ट करने लगे, तो ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारक होते हैं। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न, यानी कि पूरी बातचीत देखने के बाद हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे तो स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी वाली, सब में रिटन एग्जाम होता है। राजस्थान में भी निबंध वाला एक पोर्शन होता है, तो आप एक निबंध लिख सकते हैं जिसका थीम क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि, अभिशाप या वरदान। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, स्कूल के टाइम पे आप ऐसा निबंध लिखते होगे, ये इसलिए कि आप एक शुरुआत कर सके निबंध लिखने की। अब अगर आप ये लिखना सीख जाएं तो हो सकता है निबंध ऐसे ही पूछ ले जाए डायरेक्ट, जो कि इसकी थीम थी, यानी कि जो शीर्षक था 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। बस केवल इतना लिख के छोड़ दिया जाए और इस पे आपको निबंध लिखना है। शुरुआत आप यहां से करें, ये थोड़ा सिंपल है, इजी है। यहाँ आपको केवल अभिशाप और वरदान यानी कि पक्ष और विपक्ष केवल आपको समझाने हैं, फैक्चुअल चीजें आप बता सकते हैं। यहाँ थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपने यहाँ देखा, यहाँ लिख रहा है इनफाइनाइट, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी कि अनंत संभावनाएं यहाँ पूछना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपको निबंध ऐसा लिखना है जो पॉसिबिलिटीज की तरफ यानी कि संभावनाओं की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता हो, जबकि यहाँ केवल बैलेंस करके आपको लिखना है, एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष। तो आज से हमने शुरुआत की थी जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ महत्वपूर्ण घटना है उनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो कुछ ला सके। ऐसे ही कुछ और वीडियो जो होंगे या और जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनको लेकर मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।